हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपने सक्सेसफुली इनवाइट ले लिया हुआ है एक्सप्रेस से। फर्दर प्रोसीड करने के लिए आपको क्या क्या पेपर वर्क चाहिए और कितना टाइम होता है आपको उस फाइल सबमिट करने के लिए। सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेशन, क्योंकि आपको मैं ये मान रहा हूं कि आपने सक्सेसफुली एक्सप्रेस एंट्री से इनवाइट ले लिया हुआ है। अब आप बात करेंगे कि आपको एक्सप्रेस एंट्री में इनवाइट आने के बाद कितना टाइम पीरियड होता है फाइल सबमिट करने के लिए। 60 डेज होते हैं। आफ्टर गेटिंग इनविटेशन विद इन 60 डेज आपको फाइल सबमिट करनी होती है। अब ये क्वेश्चन आता है कि आपको क्या क्या पेपर वर्क चाहिए, तो इसको मैं तकरीबन 4 से 5 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। सबसे पहला पार्ट जिसको हम आइडेंटिटी कहते हैं, दूसरा पार्ट जिसको हम एकेडमिक्स एजुकेशन बैकग्राउंड कहते हैं, तीसरा पार्ट जिसको हम वर्क एक्सपीरियंस बैकग्राउंड कहते हैं, चौथा पार्ट फाइनेंशियल सेल्फ सफिशिएंसी कहते हैं और सिक्स्थ पार्ट जिसको हम स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो सबसे पहला पार्ट आइडेंटिटी का, इसमें अगर हम ये मान रहे हैं कि टोटल 4 मेंबर्स हैं फैमिली साइज के, तो पासपोर्ट सभी का होना चाहिए, एप्लीकेंट, स्पाउस, डिपेंडेंट चाइल्ड। पासपोर्ट की एक्सपायर नहीं होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। दूसरा, बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों का होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर पेरेंट्स का नाम मेंशन होना चाहिए और बर्थ सर्टिफिकेट की डेट्स पासपोर्ट के साथ मैच करनी चाहिए। तीसरा, मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर किसी का प्रीवियसली डिवोर्स हुआ है तो डिवोर्स डिक्री कोर्ट से होनी चाहिए। अगर कोई हस्बैंड वाइफ मैरिड है पर वो इकट्ठे नहीं रह रहे और वाइफ अप्लाई कर रही है, वो हस्बैंड को साथ में नहीं लेकर जाना चाहती, तो सिंपल उनकी तरफ से एक सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट लगेगा जिसमें वो लिखेंगे कि मैं अप्लाई करना चाहती हूँ बट ड्यू टू डिफरेंसेस वो हम अपने हस्बैंड को साथ में नहीं लेकर जाना चाहते, तो जिससे वो सेल्फ डिक्लेरेशन के थ्रू अपनी फाइल प्रोसीड कर सकते हैं। अगर उस मैरिज के बाद बच्चा है 1 या 2, तो उस केस में हस्बैंड से ऑथराइजेशन लेटर के बिना वो हस्बैंड को साथ में नहीं कैरी करके लेकर जा सकते, कॉपी नहीं कर सकता बच्चा। तो मैरिज सर्टिफिकेट, डिवोर्स डिक्री या ऑथराइजेशन लेटर्स एज पर केस टू केस वेरी करेगा, वो आपको चाहिए। इसके अलावा अगर कोई नेम चेंज है वो चाहिए। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, अगर आप इंडिया से हैं तो प्रेफरेबली पासपोर्ट ऑफिस से पीसीसी आपको चाहिए होगी, और अगर आप किसी भी और कंट्री में 6 मंथ से ज्यादा बाहर है तो उस कंट्री की पीसीसी आपको चाहिए होगी। अगर आपका नेम चेंज है तो नेम चेंज एफिडेविट साथ में लगेगा। ये तो हो गया आइडेंटिटी पार्ट्स। सेकंड पार्ट्स आ गया एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में सबसे पहले आपको चाहिए होगा आइल्स या लैंग्वेज असेसमेंट। इसकी में हम 3 तरह से है, आइल्स, पीटी कोर या सेल्फ। इन तीनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं एज पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, और इसकी वैलिडिटी 2 इयर्स है। इसके बाद आपको एकेडमिक्स में 10th ऑनवर्ड्स अप टू हायर लेवल एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, इन सब की डीएमसी प्लस डिग्री, और अगर आप 10th 12th नहीं भी लगाते तब भी चल जाएगा। इसके में बैचलर की सब डीएमसी प्लस डिग्री और मास्टर्स या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या पीएचडी की डीएमसी यानी ट्रांसक्रिप्ट प्लस डिग्रीज, ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स इन एजुकेशन कॉलम्स चाहिए होते हैं। नेक्स्ट कॉलम आ गया वो वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस में हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस लगाने चाहिए। इसमें अगर आपको कोई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अपॉइंटमेंट, ऑफर लेटर, इंक्रीमेंट लेटर, कंफर्मेशन लेटर, प्रमोशन लेटर, सैलरी इंक्रीमेंट, इस तरह के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपके पास वो लगाने चाहिए। इसके अलावा लेटर ऑफ रेफरेंस या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो गवर्नमेंट की चेकलिस्ट है उसके अकॉर्डिंग वो आपको लगाना चाहिए। लेटर ऑफ रेफरेंस जिसमें कि एम्प्लॉय का नाम, उसकी डेजिग्नेशन, उसकी ड्यूरेशंस, कब से कब काम कर रहा है, वीकली कितने घंटे की ड्यूटी है, क्या क्या उसकी जॉब डिस्क्रिप्शंस है। इट शुड बी मेंशन ऑन कंपनी ऑफिशियल लेटर हेड जिसमें कि कंपनी का एड्रेस, कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कंपनी का ऑफिशियल ईमेल आईडी, ये सब कुछ लेटर हेड पर मेंशन होना चाहिए, और इसमें इस एम्प्लॉय की लेटर ऑफ रेफरेंस में ये सारी डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए। इसके अलावा आप सैलरी स्टेटमेंट्स, सैलरी स्लिप्स, अगर आपका कोई कंट्रीब्यूशन जैसे कि ईपीएफ, ईएसआई, वो सारे पेपर वर्क अगर कट रहा है तो वो लगाओ।
और इनकम टैक्स रिटर्न्स अलॉन्ग विद कंप्यूटेशन, सोर्स ऑफ इनकम, ये सारे पेपरवर्क आपको लगाने चाहिए अगर आपके पास हैं तो। और इसके अलावा प्रूफ ऑफ फंड्स कई बार हम देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं, हस्बैंड अभी नहीं जा रहा बिकॉज ऑफ वो उनको लग रहा है कि मैं पहले वाइफ और बच्चे चले जाए फिर मैं चले जाऊंगा, क्योंकि पहले वो सेटल हो जाए, मैं अपने बिजनेस को छोड़कर नहीं जाता। यूजुअली बिजनेसमैन के केस में ऐसा होता है। उस केस में आपको जो फंड शो करने हैं वो 4 मेंबर्स ही शो करने हैं, 3 मेंबर्स के नहीं शो करने। तो फंड्स में क्या क्या एक्सेप्टेड है? फंड्स में सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स, कोई भी ऐसा प्रूफ जो कि लिक्विडेबल है, गोल्ड और प्रॉपर्टी नहीं चलेगी, कोई भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो भी को विड्रॉएबल है, जिसमें आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिखवा कर दे सकते हो कि ये अमाउंट विड्रॉएबल है तो कंसिडर हो जाएगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या प्रोविडेंट फंड अगर डिपार्टमेंट लिख कर दे कि इतना अमाउंट विड्रॉएबल है, वो कंसिडरेबल होगा। ठीक है, तो प्रोविडेंट फंड में जब आप फंड्स कॉलम लगाते हैं तब आपको ध्यान में ये रखना है कि आपके अकाउंट में कोई बड़ी ट्रांजैक्शंस नहीं हुई, अगर हुई है तो उसका पैसा कहां से आया उसको अपनी एक्सप्लेनेशन, लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन में लिखकर एक्सप्लेन करना है। अगर आपके पास कोई ओल्ड फंड्स नहीं है तो इसमें हम रिकमेंड करते हैं कि आप अपने पेरेंट्स से गिफ्ट के तौर पर लेकर उसको शो कर सकते हैं। आप उनसे सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट ले लें जिसमें कि वो लिखेंगे फादर मदर या ब्रदर सिस्टर कि ये मेरा नाम है, मैं अपने ब्रदर को इतनी अमाउंट गिफ्ट कर रहा हूँ और इसमें ऊपर कोई भी फर्दर क्लेम नहीं करूंगा, तो उसको एज ए सपोर्टिंग एफिडेविट लगाकर आप यूज कर सकते हैं एज ए प्रूफ ऑफ फंड। अगर आपका कोई ब्रदर सिस्टर कनाडा में पीआर है, अब उसके पॉइंट्स क्लेम कर रहे हैं, तो उसमें आपको 3 चीजें प्रूफ करनी है। पहला, उसका स्टेटस क्या है, उसका पीआर कार्ड या सिटीजनशिप सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। दूसरा, रेजिडेंसी में आपको उसका एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट, पे स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट्स, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, यूटिलिटी बिल्स, इनमें से कोई भी 3 एविडेंस आपको लगाने होंगे उसकी रेजिडेंसी को प्रूफ करने के लिए। तीसरा आ गया रिलेशनशिप में आप 10th, पासपोर्ट का फर्स्ट क्लास, मैरिज जिसपे उसके पेरेंट्स का नाम हो, ये इन तीनों में से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे जिससे रिलेशनशिप की जेन्युइननेस पता लग सके या रिलेशनशिप को प्रूफ कर सको। तो ये तो था एक्सप्रेस एंट्री आफ्टर इन्विटेशंस, क्या क्या पेपर वर्क चाहिए। और मोस्टली एक्सप्रेस एंट्री आफ्टर इनवाइट्स में जो लोग गलतियां करते हैं या जिन वजह से केस रिटर्न हो जाता है, पहला वो पीसीसी लगाना भूल जाते हैं या पीसीसी वैलिड नहीं होती, पीसीसी की वैलिडिटी 6 मंथ होती है, या फिर ईसीए की एक्सपायर लगा देते हैं, उसकी वैलिडिटी 5 साल है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। आईएलटीएस की वैलिडिटी 2 साल है, वो भी ध्यान रखने की जरूरत है जब आप फाइल लगा रहे हैं। इसके अलावा लेटर ऑफ रेफरेंस में जो आप जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन कर रहे हैं, जो आपने टीयर ग्रुप डिसाइड किया है, वो दोनों रिलेट नहीं कर रहे, दोनों के डिस्क्रिप्शंस, या जो आपने फंड शो किए हैं जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं फैमिली साइज के अकॉर्डिंग उससे कम है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण लोगों की फाइल्स रिफ्यूज हो जाती है। जब भी आप फाइल लगा रहे हैं तो ये चीजों को बहुत ध्यानपूर्वक देखें। अगर आप इनको ध्यानपूर्वक देखते हैं तो सक्सेसफुली आप कैनेडियन पीआर आसानी से ले सकते हैं। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, आप नीचे दिए नंबर पर हमें कांटेक्ट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, हम उसको जवाब देंगे और हम आपके साथ नेटवर्क बनाएंगे। थैंक यू।